सामाजिक समस्याओं को बखूबी शिद्दत से समझते हुए उसके लिए मुखरता से आवाज बुलंद करने वाली मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम करने वाली, साथ ही झारखंड स्टेट बार काउंसिल पहली महिला सदस्य रिंकू भगत जी, जिनके बारे में इतना हमने बता दिया, नाम भी मैं कहता तो वही काफी होता, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है वो। पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं, अभी आज गढ़वा में हैं, हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका विन्यास मुझे बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जब भी किसी का बुलाव होता है, किसी कार्यक्रम का हो या कोई व्यक्तिगत सदस्य, निश्चित रूप से आपका आना होता है। आप पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं, आज आप गढ़वा में हैं, कल आप लातेहार में थी, तो क्या आपने देखा, आप बार काउंसिल में भी, स्टेट बार काउंसिल में भी हैं आप, तो क्या समस्या, पहले तो मुझ पर बात करिए। पलामू क्षेत्र में भी और अलग अलग जगह बार में जब मैं दौरा करती हूँ तो वहां पर देखती हूँ कि अधिवक्ताओं को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कर रहे हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे जगह पर जमीनी तौर से जब तक हम नहीं पहुंचते हैं वहां पर, तो उन्हें हमें पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें हैं। जैसे मैं कल लातेहार में गई थी, लातेहार में मुझे पता चला कि वहां पर 12 कोर्ट है और सिर्फ एक एपीपी है, पीपी का पोस्ट खाली है और बहुत ही दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट प्लेडर जो जीपी बोले जाते हैं, जीपी और एपीपी एजीपी का जो है पोस्ट जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो काफी सालों से, करीब करीब 4-5 सालों से वो जगह जो है पूरा खाली है। और आप समझ ही सक रहे हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से निष्पादन, शीघ्र निष्पादन की बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सरकार के तरफ से जो है कोई भी लोग नहीं है वहां पर, तो उसके ऊपर अधिवक्ताओं का ये था। और वहाँ के जो पीडीजे थे उन्होंने भी वो समस्या बताई कि हमारे यहाँ पर निष्पादन करने में दिक्कत हो रहा है। तो वो समस्या सुना और उन्हें बताया, बोला कि जितना जल्दी हो सके मैं इस पर ध्यान आकर्षित करके सरकार से वो पद सारे भरवाऊंगी जी। इस विषय को हम पहले खत्म कर ले, उसके बाद दूसरे विषय पर आवे। आप नगर उटारी भी जाने वाले हैं, नए कोर्ट का उद्घाटन हो गया है, काम शुरू है वहां पर, लेकिन आप निश्चित रूप जानती होंगे वहां पर जेल भी है, बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, शिफ्ट नहीं हो पाया है, गढ़वा मंडल कारा से वहां कैदी नहीं शिफ्ट हो पाए हैं। एक अपनी एक अलग ये समस्या है। आप नगर जा भी रही हैं, तो आपके मन में कुछ बात है? जी, पहले तो मैं नगर जाऊंगी, बहुत दिन के बाद मैं नगर उतारी के लिए, क्योंकि वहां पर सिविल कोर्ट तो बन गया था, लेकिन पहले जेल के ये समस्या आ रहा था कि जेल के जमीन नहीं मिल रहा था, जेल बना नहीं था और इसलिए वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा था। अभी है कि क्या समस्या जमीनी तौर से हो है वहां पर, वो वहां पर जाके वहां अधिवक्ताओं से जानूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या, किस लिए शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। अगर शिफ्ट करने के लायक है या छोटी मोटी व्यवधान है या कानूनी तरफ से है या लॉ डिपार्टमेंट से है या सरकार की तरफ से है, तो जरूर निश्चित रूप से हमारा काम है लाइजन करना और अधिवक्ताओं को और जो है बेंच और बार को सामंजस्य करते हुए सुचारू रूप से कानूनी व्यवस्था को ठीक करना, ये हमारा जो है, ये मेरा मेरा लक्ष्य है। और साथ में बार काउंसिल के मेंबर्स का भी लक्ष्य होना चाहिए, ताकि देश में जो हमारे राज्य में जिस तरह से पीड़ित लोग हैं उनको कानूनी सहायता कर सके। अपनी पेशा तो है ही मैडम, लेकिन एक दूसरों की लड़ाई आप लड़ती हैं, क्या समस्या देखती हैं पूरे राज्य में, ऐसे जिलों में भी जब जाती हैं जहाँ का अधिवक्ता लोग हैं, क्या कोई समस्या कभी बताते हैं लोग अपनी? अधिवक्ताओं में बहुत सारी समस्याएं तो हैं। पहले तो अधिवक्ता दूसरों के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं देते हैं, अपने परिवार को भी, अपने परिवार की सुरक्षा के भी नहीं सोचते हैं। तो उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो दूसरे को कानून तो बताते हैं, लेकिन खुद के पास जो अधिकार है उस कानून के बारे में वो बहुत अनजान है। जैसे मैं कल लातेहार ही गई थी, उन्हें पेंशन स्कीम के बारे में नहीं पता था। उन्हें अधिवक्ताओं की पेंशन स्कीम है जिसमें महिला, उनकी जो पत्नी को कवर होता है, किस तरह से अगर कुछ हो जाता है तो उनकी पत्नी को पेंशन चालू हो जाएगा, जो पहले सिर्फ 5 सालों के लिए था। उन्हें ये भी नहीं पता है कि उसे अभी लाइफ टाइम कर दिया गया है।
और बहुत सारी जानकारी नहीं थी कि उन्हें डेथ क्लेम मिलेगा कि नहीं। उनका किसी-किसी को था कि पेंशन मिलता है तो डेथ क्लेम नहीं मिलेगा या जो हमारा है, तो ये बहुत सारी जिन जबकि मिलता है, ये जानकारी उन्हें नहीं थी। तो ये भी चीज़ें जागरूक करना बहुत अधिवक्ताओं का ज़रूरी है। दूसरी बात है प्रोटेक्शन की बात होती है अधिवक्ता लोगों के लिए जी, काफ़ी सुरक्षा की भावना होती है। आपने पढ़ा होगा अभी न्यूज़पेपर में भी आया है कि डॉक्टर्स के लिए जो है प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हो गया है, जबकि हमारा भी ड्राफ्ट जो है सरकार को दिया हुआ है, जहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, क्योंकि अधिवक्ता जब किसी के लिए कार्य करते हैं, किसी को न्याय दिलाते हैं, तो दुश्मनी तो देखिए अलग से तरह से निश्चित रूप से होती ही है। तो ऐसे में उनके परिवार की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, उसके ऊपर या कोई-कोई तो ऐसा होता है कि केस अगर वो शिद्दत से लड़ रहे हैं और हार गए, तो वो केस उन्हीं के ऊपर उनके क्लाइंट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, प्रोफ़ेशन में दिक्कतें आती हैं। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि ये जो है जिस तरह से आपने डॉक्टर के प्रोटेक्शन एक्ट को ये किया है, उस तरह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में काल हो रहा है या ड्राफ्टिंग हो रही है, तो उसपे हम देख के विचार करेंगे। तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि दूसरे राज्यों से क्यों? हम भी एक अपना मिसाल तैयार कर सकते हैं। क्या राज्य में जी, झारखंड में अगर हम झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाते हैं, तो हमारा रोल मॉडल हो सकता है, जिसको पूरे देश में वो लागू कर सकते हैं। ज़रूर से इसमें थोड़ी-सी हिम्मत की बात है और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, इस पे सोचेगी और ज़रूर से हम उन्हें बताएँगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप जब अभी आप गढ़वा में हैं, आप एक कार्यक्रम में यहाँ शिरकत की, जायसवाल समाज का महासम्मेलन था, साथ ही वैवाहिक परिचय सम्मेलन था। समाज को एकजुट करने, हर समाज चाह रहा है कि हम एकजुट हों, कोई बिखरे ना, कोई आपसी बात ना हो। तो किस तरह समाज एकजुट हो पाएगा? जिस तरह आज देख रहा है कि परिवार भी बिखराव के कगार पर आ जा रहा है। ऐसे में समाज को एकजुट करना बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं आज के जैसे आज कार्यक्रम में मैं थी वहाँ पर। मैंने सबसे पहले बोला कि शादी-ब्याह की बातें हो रही थी, उसमें बातें आ रही थी। सबसे पहले जो है महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला जो है वो पहली शिक्षिका होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ ही सब पहले सिखाती है। तो महिलाओं को बेटियों को सिखाना साथ-साथ बेटों को भी ये शिक्षा देना कि क्या किसी दूसरे की बेटी अब जब घर में आती है तो किस तरह से उसे रखा जाए, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाए, ये भी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। बेटियों की शादी के लिए लोग इतने परेशान होते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ये आज के समाज के दौर में ये जानना ज़रूरी है कि शादी के लिए परेशान नहीं हुए, उनके शिक्षा के लिए परेशान हुए, ताकि बेटियों को ऐसे पायदान में आप खड़ा करें ताकि ज़रूरी नहीं है वो नौकरी करने के लिए या किसी के लिए वो आत्मनिर्भर हो। कभी जब शादी होने के बाद भी बहुत सारी लीगल समस्याएँ आती है, कहीं एडजस्टमेंट नहीं होता है, कहीं पे खराब ससुराल मिल जाता है या कुछ इस तरह से आते हैं, तो महिलाएँ या बेटियाँ जो हैं वो ऐसा सोचती हैं आत्मविश्वास उनका डगमगा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र ऐसी परिस्थिति में जो बेटी जो पढ़ाई करती है, उस समय वो उस विषम स्थिति में वो खड़ी हो सके, इसलिए उनकी पढ़ाई की ऊपर हमने जोर दिया है। और समाज में ये चीज़ें आनी चाहिए, आज के बदलाव आ रहा है और युवाओं को भी मैंने ये कहा कि युवाओं को भी जो बेटी है, बेटे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि समाज में रह के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समाज अगर विकसित होता है तो राज्य विकसित होता है, राज्य विकसित होता है तो देश विकसित होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब देखा जाए कि अभी भी लोगों में एक भ्रांतियाँ हैं, जिस तरह आप मॉडलिंग से भी आई हैं आज भी। तो ऐसे क्षेत्र में भी आज की लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं। केवल डॉक्टरी हम पढ़ें, मेडिकल की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, आईएएस, आईपीएस बने, यही नहीं कम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हैं। परिजनों परिवार वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, खास करके लड़कियों को। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर कोई ज़ोर ना दें। बच्चे आजकल बहुत सारे मल्टी टैलेंट
टेड होते हैं और बहुत सारे स्रोत आ गए हैं, बहुत सारी मीडिया है। आप अगर देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे ब्रांच बन गए हैं। आपको किस तरफ से जाना है, फ्रंट डेस्क में बैठना है कि पीछे बैठना है, टेक्नीशियन में बैठना है। हर क्षेत्र में अगर आप पहले हम लोग लगता था जर्नलिज्म, सिर्फ एक जर्नलिज्म को हम लोग जानते थे, लेकिन जर्नलिज्म में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसी तरह से मॉडलिंग की जो आप बात कर रहे हैं और ये इस तरह से या बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि मॉडलिंग कर रही है तो पिक्चर में ही जाना है या वीडियो बनाना है या कुछ। मॉडलिंग बहुत सारे तरीके से, उसमें भी बहुत सारे ब्रांच है, जिसमें विज्ञापन में आता है, बहुत सारे विज्ञापन के लिए लोग खोजते हैं, जिस तरह बहुत सारी चीज़ों में इवन आप देखें तो एंकरिंग के लिए भी मॉडल्स खोजते हैं, या ताकि कोई जो प्रोडक्ट को अगर बेचना है या कुछ टीआरपी बढ़ानी है, तो वो एक अच्छा एक्टर और अच्छी वो वक्ता, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड और अब अच्छी जो बॉडी होती है, उसको लोग अट्रैक्ट करते हैं और सुनते हैं। तो अगर देखा जाए तो मॉडलिंग को हम एक जगह नहीं जोड़ सकते और कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट की लाइन में भेजिए पर लेकिन ये चीज़ें बात साथ-साथ है, थोपे नहीं। लेकिन बच्चों को मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, आपके अभिभावक को जब हम इस तरह से सलाह दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़े। साथ-साथ जो अपने शौक हैं, जो भी आप कर रहे हैं, डेडिकेट होइए लेकिन साथ में पढ़ाई को भी करें। मिनिमम ग्रेजुएशन तक तो आप कर ही सकते हैं। आजकल ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट होना बहुत सारी चीज़ें आगे के रास्ते खोल देते हैं। कल को आप कहीं पे इंटरव्यू भी देना चाहेंगे जिस रास्ते से जा रहे हैं, तो वो भी बहुत काम आता है। शिक्षा कहीं पे भी व्यर्थ नहीं होता है, शिक्षा को भी साथ में लेके चलें। किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान आज भी पुराने ज़माने में भी कहा जाता था बच्चों को बाहर भेजो। घर बच्चे जब बाहर निकलेंगे, बाहरी दुनिया से वाकिफ़ होंगे, तो उनका दिमाग खुलेगा, ऐसा कहा जाता था। आज भी वह ज़रूरी है, बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक। हाँ, बच्चों को एक्सपोज़र देना चाहिए और अगर कहीं बाहर जाके वो देखना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, तो उनको दिया जाए, उनको छोड़ा जाए। इवन बेटियों को भी छोड़ा जाए आगे, जैसे कि लड़कियों को नहीं होता था, नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं जा सकती हो, आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती हो। हमारे क्षेत्र के कॉलेज में जो भी मिल रहा है आपको सब्जेक्ट, उसी में आपको पढ़ना होगा। तो ये अभी वो क्षेत्र से, वो दायरे से मॉडर्न ज़माने में अभी बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से मॉडर्न को परिभाषित हम इससे नहीं करेंगे कि कपड़ों से नहीं करेंगे, सोच से करेंगे। तो उन्हें बाहर जाने के लिए मौका ज़रूर से दें। जी, सोच से। संक्षेप में जानना चाहेंगे, रिंकू भगत का अब तक का सफ़र कैसे-कैसे मुकाम पाया? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और जब मैं 2 साल की थी तब मेरे फ़ादर की डेथ हो जाती है और मेरी मदर जो है, हम 2 बहनें हैं तो हम दोनों बहनों को जिस तरह से वो उनके कंपनसेट ग्राउंड में उन्हें नौकरी मिली थी और उसी में ही हमें सिखाया था कि एक महिला को जब अगर बाहर निकलना होता है तो किस तरह से फेस करना होता है। एक महिला को किस तरह से पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो ये हमने बचपन से देखा था और बाहर की भी दुनिया को हमने देखा था और आज उसी को देखते हुए हमने मुझे ये शिक्षा मिली थी कि दूसरे की मदद करने की, क्योंकि हमें भी बहुत लोगों की मदद मिली थी उस समय और उसको मैंने देखा, बचपन से देखा। दूसरों की मदद वो हमारे वो शिक्षा में ही आ गया कि दूसरों को मदद करके अगर आप काबिल हैं और शिक्षित हैं या आप कर सकते हैं किसी को मदद, तो ज़रूर से उसको मदद करें। मदद करते-करते मैं इस तरह से जो है एक वकालत के प्रोफ़ेशन में आई। वकालत के प्रोफ़ेशन में भी बहुत सारे महिलाएँ हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं और अभी भी मैं काम करती हूँ, प्रो बोनो केसेस देखती हूँ और जेल में अभी जैसे राष्ट्रपति ने जी महोदया ने कहा है कि जेल में बहुत लोग फँसे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी जो हैं, जेल में बहुत लोग हैं जो 25 साल, 30 साल से हैं और उनको देखने वाला नहीं है। पैसे के अभाव में वो कुछ वकील नहीं कर पाते हैं, कानूनी रास्ता नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि मुझे लास्ट सांस तक यहीं रह जाना होगा। तो मैं वकालत के माध्यम से उन्हें मदद करने लगी और इसी में ही एक मौका मिला मुझे, एक अपना सोशल सर्विस और मैं कहना चाहूँगी कि मिसेज़ इंडिया जो है एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है। फैशन के साथ-साथ आप सोशल सर्विसेज़ भी करना होता है, इसीलिए इसे मिसेज़ ये किया जाता है। इसमें 60 साल तक की महिलाएँ भाग लेती हैं। तो इसमें मैंने जो मेरा सोशल वर्क था,
उसको मैंने उजागर किया। पहले मैं मिसेस हिमाचल बनी और वहाँ पे उन्होंने सहारा मुझे वार विडोज लेडी जो थी उनके लिए हमने वो एनजीओज किया था, बहुत सारे काम उनके लिए हम लोगों ने किया था। तो उसपे वो हुआ। उसके बाद मुझे मिसेस हिमाचल से मिसेस इंडिया के लिए सफ़र में इंडिया मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के लिए मैं चेन्नई गई और वहाँ पे पूरे अलग-अलग राज्य से जब आए थे तो वहाँ पे मैं मिसेस इंडिया बनी। मेरा विच क्राफ्टिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब्जेक्ट था। मैंने यही सब्जेक्ट को लेकर क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा है डाइन बिसाई की बात मामला है या आदिवासी लड़कियां जो पलायन कर ले जाते हैं ये इस तरह से, इसी पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और साथ में मॉडलिंग का मुझे भी वो ज्ञान नहीं था, उसकी ट्रेनिंग वगैरह लिया था हमने चंडीगढ़ वगैरह उसमें। और ये सफ़र करते गया। उसके बाद मैं मिसेस इंडिया बनी। मिसेस इंडिया के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मिसेस एशिया बनी, उसके लिए शंघाई गए और वहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है कर्नल है, आर्मी में डॉक्टर है, उन्होंने हर कदम में साथ दिया। और मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक महिला जब भी कोई मुकाम पार करती है या पाती है तो उसमें अब उसके परिवार वाले, उनके जो लोग हैं, उसका साथ मिलता है तभी वो आगे पहुँच सकती है। जिस तरह से बोलते हैं ना किसी का सक्सेसफुल मैन के पीछे किसी महिला का हाथ है, उस तरह से किसी सक्सेसफुल वुमन के पीछे भी महिलाओं का पुरुष का भी हाथ होता है। उन्हें भी ये श्रेय देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं जब वापस आई मिसेस इंडिया, मिसेस एशिया की खिताब लेके, तब मुझे झारखंड रत्न दिया गया। रघुवर सरकार के उस समय रघुवर सरकार थी और उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए भी दिए, प्रशंसा पत्र भी दिया कि झारखंड का नाम रोशन किया आपने। और फिर मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में भी नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद आप पत्रकारों के बहुत सारे प्रश्न आए कि जिस क्षेत्र से आप आती हैं, उस क्षेत्र में महिलाएँ अभी तक से क्यों नहीं गई? तो जब से झारखंड बना 2000 से, तो झारखंड स्टेट बार काउंसिल में किसी भी महिला का जो है वहाँ पर मेंबरशिप में इलेक्शन नहीं जीत पाई। इससे पहले बहुत सारी दिग्गज महिलाएँ जो हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन उन्होंने वो सक्सेस नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे भी महिलाओं का एक पायदान जो है कानूनी क्षेत्र में बार काउंसिल जो पूरे राज्य को बताता है कि किस तरह से चलना चाहिए, जो लाइसेंस देता है, वहाँ पे भी महिलाएँ का होना चाहिए। तो मैंने वो इलेक्शन लड़ा और पूरे झारखंड में उन्होंने जितने अधिवक्ताओं ने मुझे इस काबिल समझा कि वह उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुना और मैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल की जो पहली सदस्य हुई। और उसके बाद मैं वुमेन ग्रीवांस सेल जो है, जो अधिवक्ताओं का है, उत्पीड़न बहुत सारे कामकाजी महिलाएँ जो हैं, उनके भी चेयरमैन हूँ अभी। और अब काम उसी तरह से चल रहा है। अभी मेरा ज़्यादातर काम है कि जेल में जितने कैदी हैं और जिनके कोई नहीं है, उनका प्रो बोनो केसेस कर रही हूँ, उसके किस तरह से मैं निकाल सकती हूँ। जेल की जब बात हुई तो एक बात आती है, कई बार देखा गया है कि जेल में महिलाएं जब जाती हैं किसी मामले में आरोपी बन करके, तो जेल में भी उनका इश्यू होता है या बाहर बच्चे होते हैं छोटे, वो भी जेल में, तो एक अबोध बच्चा भी माँ के साथ सजा काट रहा होता है, उनके लिए एक अलग से, चाहे तो जेल में वैसी व्यवस्था आज भी नहीं है, बाहर वो पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था भी एक होनी चाहिए। हाँ, ज़रूर होनी चाहिए। इसमें मेरा काम चल रहा है यहाँ पर। ये जो आपने समस्या बताई, मैं विज़िट करती हूँ अलग-अलग जगह पर, कहाँ-कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है और इसकी एक रूपरेखा कर रहे हैं। सरकार के तरफ में मैंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं और जल्द ही अगर नहीं काम होगा, तो मैं एक पीआईएल भी फाइल कर रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि झारखंड में ये एक चीज़ है कि अधिवक्ताओं के लिए जब अधिवक्ता मिलने जाते हैं कैदियों से या अपने क्लाइंट से वहाँ पर, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक उनके लिए जिस तरह से जेल मैनुअल, झारखंड जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, जबकि जो आपने समस्या बताई महिलाओं के, वो भी जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं होता है। उसी तरह से जब अधिवक्ता अपने क्लाइंट से मिलने जाते हैं, तो उनके लिए एक समुचित रूम होना चाहिए, जिससे हियरिंग ना किसी को सुन हाँ, उसे तो वकील मिलना पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए, जो कानून के खिलाफ है। और क्योंकि एक मुवक्किल जो है वो अपना पर्सनल बातें बताता है, जो एक वकील जो है उसको प्रेज़ेंट करता है।
तो इसमें जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि हियरिंग जो है वो नहीं हो सकता, एक कांच के घर या किसी से दूर से गार्ड खाली चेक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आवाज हमारी पहुंचनी नहीं चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें के टेबल चेयर जहाँ पर बैठने के, ताकि फाइल लेके बैठ सके, अपने कागजी कार्रवाई कर सके, वैसे एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस पे भी जो मैंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होम डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये सारे होम डिपार्टमेंट का है, प्रिजन डिपार्टमेंट में आईजी उनको भी दिया है, बहुत जगह पर दिया है। और अगर इस पे नहीं काम होता तो इस पे भी एक पीआईएल जो है हम लोग फाइल कर रहे हैं। आप झारखंड को बहुत नजदीक से देखती हैं, हर समस्या को खुद से महसूस करते हुए उसे जीती हैं, उसके समस्या का निदान करने के लिए प्रयासरत रहती हैं। इतना साल बने, 2000 में झारखंड बना, बगल में पड़ोसी जिला राज्य छत्तीसगढ़ भी है, डेवलप किया। झारखंड को कहाँ पर पाती हैं अभी इतने साल गुजरने के बाद? झारखंड डेवलप तो कर रहा है, लेकिन गति बहुत धीमी थी, बहुत लोगों को समझाना पड़ रहा था। पहले तो बिहार और जो झारखंडी जो एक इशू आया था, बिहारी झारखंडी बिहार, इस इशू को ही लेके काफी दिन तक चला, क्योंकि हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे उसमें भी उस समय काफी, आपको पता होगा कि राइट चला, उसमें 32 का खतियान हुआ, बहुत सारी चीजें जो झारखंड को बढ़ने नहीं दे रहा है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई किसको कितना क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हमेशा इसी पे ही आंदोलन होता है, रोड बनने के लिए, रोड में भी या इंडस्ट्री बनने के लिए, इस पे भी काफी ये होता है। लेकिन अभी जो है नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने बहुत सारे रोड के लिए, और रांची में भी देखा जाए तो राजधानी है, वहां पे भी काफी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है कि जो स्टेबल जो है, हमारी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाई। जब भी ये हुई पहली बार जो, हाँ, पहली बार जो लास्ट जो सरकार थी, वही एक पहला जो स्टेबल जो है गवर्नमेंट रही, क्योंकि इसी का कारण झारखंड का जो डेवलपमेंट है वो खराब हो गया। तो ये हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, कोई भी जेएमएम को हो या कांग्रेस हो या किसी के हो, तो उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी अगर सरकार आती है तो उसे चलने दिया जाए, काम करने दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। और विरोध में भी रहने के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष का भी ये है कि वो आईना दिखाती है सरकार को, बताती है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलती कर रहे हैं। तो इस तरह से विपक्ष का जो है वो भी योगदान होना चाहिए, लेकिन प्रगति के रास्ते में रोकना या साधारण लोगों को परेशान करना, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। झारखंड को बढ़ने दीजिए। झारखंड बहुत सुंदर राज्य है। पर्यटन के, मैं बोलना चाहूंगी, पर्यटन के दृष्टिकोण में पर्यटन को भी बढ़ावा आना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि में भी हमारा झारखंड बहुत पीछे है, और इतनी सुंदर सुंदर जगह है हमारे पास कि बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड, अगर हम बोलेंगे तो स्विट्जरलैंड की तरह। और यहाँ पर बेंगलोर की जैसे जलवायु है, वैसे हमारे झारखंड की भी है। लेकिन जहाँ पे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की इंडस्ट्री उसमें है, उसमें भी बहुत सारे नॉर्म्स है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी ग्रीनरी रहे। हमारा झारखंड जिस तरह से उसका जो कल्चर है, उसको कल्चर को भी हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो झारखंडी एक जो आदिवासी का कल्चर है, वो भी एक सुंदरता है। लोग दूर दूर से आते हैं उसको देखने के लिए, उनके कपड़ों का, उनका गहनों का, उनका जो कलेक्शन है संथाली का, तो वो उसकी भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 2 सवाल मात्र अंतिम। झारखंड विधानसभा, आप वहाँ रहती हैं तो निश्चित रूप से देखती होंगी, समाचार पत्रों में पढ़ती भी होंगी कि विधानसभा सत्र जो आहूत होता है, सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी रहे, सदन बाधित होता है। जहाँ से, जिस सदन से पूरे राज्य के विकास की पटकथा लिखनी है, वहाँ पर कागज अधूरा रह जा रहा है, सादा रह जा रहा है। क्या सदन में देखिए अधूरा रह जा रहा है, ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत सारे नियम होते हैं। कोई भी चीज जैसे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस बनते हैं और वो उसके उत्तर लिखना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है। तो इसमें कुछ पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब डिले होता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जो आप देख रहे हैं सदन में जो काम ये हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है कोशिश कर रही है सरकार कि उसको ये करे, जल्दी से करे। काफी डांट फटकार भी होती है, आपको सुनते भी होंगे कि क्यों नहीं किया अभी तक से, क्यों नहीं किया। कभी कभी तो अलग से बुलाया जाता है, अदालत बैठाई जाती है जन साधारण को सुनने के लिए, उस समय भी काफी फटकार आती है। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव को साइड को हम बोलना चाहेंगे। और साथ में जो सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं,
जैसे वित्त विभाग हो गए हैं, कानून विभाग हो गए हैं और आपके कार्मिक विभाग, बहुत सारे विभाग हैं, जेल प्रिजन हो गया, बहुत सारे जो 42 विभाग है। तो 42 विभाग को सुचारू रूप से सारे जो काम कागज है वो देना बहुत जरूरी है। और साथ सदन वही मैंने ही बोला कि ऐसा काम हो, विपक्ष का काम है उसको जो है बताना कि क्या गलत है, लेकिन जन साधारण के हित को देखते हुए उसको उसी लेवल में रुक जाना चाहिए ताकि वो उसके किसी में वो चीजें आ न सके, लागू ना हो सके, उससे जन साधारण को होगा, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं जन साधारण के और उनके बारे में जितनी राजनीति जो भी है उसको उसके ऊपर सोच को ऊपर करके हमें जन साधारण के बारे में सोच के चलना होगा। एक अंतिम सवाल, पारिवारिक सहयोग और अपने खुद के व्यक्तित्व के बलबूते इतना मुकाम तो हासिल हुआ, और क्या ख्वाब है रिंकू भगत का जिसे पाना चाहते हैं? मैं तो पहले चाहती हूँ कि हमारे झारखंड जो है उसमें जो आपने बताया सुचारू रूप से सब काम हो, तो उसमें बहुत सारे योगदान देने की चीजें हैं। जैसे मैं बोल रही थी जेल की चीजें हैं, जेल में मुझे लगता है कि अभी जेल में जितने कैदी हैं मेरे झारखंड में जितने, क्योंकि मैंने बहुत सारे आरटीआई किए हैं, सारे जेल में मैंने आरटीआई किया है। 70 साल से उम्र में जितने कैदी हैं जिनका हेल्थ कंडीशन वगैरह है इस तरह का जो है, तो मैं पहले वो साफ करना चाहती हूँ कि जितने कैदियों को कानूनी जरूरतें जो कानूनी सलाह, कानूनी हथियार के तरह उन्हें यूज नहीं कर पाए, जैसे उन्हें पैसे के अभाव में वो उसका सुविधा को नहीं ले पाए, पहले तो वो मैं पूरा खाली करना चाहती हूँ, क्योंकि झारखंड में जितने कारा है तो उसको मैं वहां पर जाके सारे उनको अधिकार देना चाहती हूँ कि उनके जो अधिकार में है उन्हें निकालना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि झारखंड में बहुत सारी जगह खाली है और बहुत सारे, जैसे अगर विधि आयोग देखिए, महिला आयोग देखिए, बहुत सारी जगह है, वहां पे भी महिलाओं को जाना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाएं जो जाती हैं और समस्या लेके जाती हैं तो लगता है कि उनको कहाँ पर जाना चाहिए। तो ये ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जाना है, किसी को भी जो लायक है वहां पर जाने के लिए, वहां पर वो आयोग, बहुत सारे आयोग हैं, सूचना आयोग है, बहुत सारे आयोग हैं, वो आयोग को भरना बहुत जरूरी है। तो ये भी मेरा एक लक्ष्य है कि सरकार को बताना कि ये सारे काम आपके जो है अधूरे हैं, जिससे जो राज्य जो है हमारा डेवलप और नहीं कर पा रहा है, जिससे जो केंद्र सरकार के द्वारा भी दिया गया है कि इसको पालन करना जरूरी है। सरकार को ये भी सलाह मैं देना चाहूंगी और करना चाहूंगी, इस पे काम करना चाहूंगी आगे। जुडिशरी, अगर हम जुडिशरी में जाते हैं तो महिला अगर सीनियर एडवोकेट्स जो डेजिग्नेशन मिलता है, सिर्फ झारखंड में सिर्फ एक महिला को जो है मनीमाला पाल जी हैं जो सीनियर एडवोकेट में मिला है, सिर्फ एक ही महिला को अभी तक से मिला है। झारखंड 20 साल हो गया, बहुत सारी महिलाएं हैं जो वहां पर काम कर रही हैं और उनको भी मिलना चाहिए। जो बातें आती हैं जुडिशरी में, आप देखिए सिर्फ एक ही महिला है जजेस में, जस्टिस मिसेस अनुभवा रावत जी हैं, सिर्फ एक महिला है वहां पे, और भी महिलाएं आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे 23-24 कोर्ट्स हैं और आपको जो है महिला एक है, तो समीकरण जो है नहीं बैठता है। ये सब बातें बहुत सारे दिल्ली में होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी बातें होती हैं, तो क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में भी जज के लिए ये किया गया, तो ये सब चीजें हैं जो मैं लाना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में भी ये सब आए और झारखंड की महिलाओं में भी बहुत टैलेंट है और अलग अलग जगह पर उन्हें उजागर करने का समय मिले, जगह मिले, और व्यर्थ में खाली जगह पड़ा हुआ है वहां पर महिलाएं जाएं और काम करें, और ताकि हमारा झारखंड सुंदर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी उसी तरह मुखर रूप से और बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए, आप जिस तरह लोगों की समस्या हर क्षेत्र में, अपना राज्य कैसे आगे बढ़े, अपना राज्य कैसे विकसित हो, सुचारू रूप से कैसे सब व्यवस्थाएं चलें, जुडिशरी में कैसे काम हो, अभी हाल ही में जिस तरह लेकर के हंगामा हुआ
राज्य में सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, तो उस बिल को पास किया गया। अब ज़रूरी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके पास होने की भी ज़रूरी, इसे मंजूरी मिलने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं, अधिवक्ताओं पर हमला हुआ है। न्यायालय परिसर से लेकर बाहर में उनके आवास तक पर हमला हुआ है। तो ज़रूरी है, अब यह ज़रूरी है कि वह भी डॉक्टर्स की तरह हड़ताल पर चले जाएँ, वह भी आंदोलन करें, तो उचित नहीं होगा। ज़रूरत है इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार इस पर अमल करे और तत्काल रूप में इसे मंजूरी दे। साथ ही जेल की बात हुई, तो जेल में भी आज भी कई ऐसे कैदी हैं जो सालों गुजर गए, अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं वो। साथ ही बच्चे, अबोध बच्चे जो माँ के साथ माँ उनकी सजा याफ्ता है या किसी कम अवधि के लिए भी जेल के अंदर गई हैं वो, तो अबोध बच्चे भी उनके साथ बिना कसूर के वो अंदर हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो। साथ ही अधिवक्ता जब जेल में अपने क्लाइंट से मिलने जाते हैं, तो वह अन्य मुलाकातियों की तरह बाहर जाली के बाहर खड़े होकर बात ना करें, जबकि कानून में ऐसी प्रावधान है कि उनके लिए कमरे की व्यवस्था हो, जहाँ पर वो निजी स्तर पर बात कर सकें। ऐसी कई तरह की बातें हुई। साथ ही आज अभिभावक अपने बच्चियों पर, खास करके बच्चे तो बाहर निकलते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता है, लेकिन बच्चियों पर आज भी दबाव होता है कि बाहर नहीं निकलना है, शाम तक घर को लौट जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, इस तरह से बोलना नहीं है, जबकि ऐसी बंदिश नहीं होनी चाहिए। ऐसी बंदिश होती तो मिसेज हिमाचल से लेकर के मिसेज एशिया तक का खिताब रिंकू भगत नहीं हासिल करती, तो पारिवारिक रूप से भी इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। खुद भी ऐसा व्यक्तित्व है कि उसके आधार पर भी ये आगे मुकाम हासिल करे और आगे अपने राज्य हित में भी और आगे बहुत कुछ करने की तमन्ना इनकी है, वह तमन्ना इनकी पूरी होगी। क्योंकि जिस अभाव से आगे बढ़ करके अपने प्रभाव के दम पर इन्होंने मुकाम हासिल किया है, तो जिनका अभी लक्ष्य है जो इनका, उस लक्ष्य को भी ये निश्चित रूप से हासिल करेंगी। इनके इस व्यक्तित्व, इनके इस कार्य दक्षता को देखकर एक पंक्ति कहने को जी करता है कि वो काम कर रही हैं आप कि लोग याद आपको किया करेंगे और जब भी लेंगे नाम आपका बड़े अदब से लिया करेंगे। धन्यवाद।